नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार। खास बातचीत करते हैं। इंद्रेश जी, जिस तरह से संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि भारत में बहुत सुंदर बात कही गई है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ मनुष्य जो है देवत्व को प्राप्त होता है, वह राक्षस नहीं बनता है। और इस प्रकार से यह बिल पास होना इस बात का सूचक है, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र हो, खेल कूद जगत हो, सुरक्षा का हो, महिला और पुरुष समान अधिकारी हैं, समान सम्मान चाहिए। नारी के प्रति हे दृष्टि नहीं, सम्मान की और गर्व की दृष्टि चाहिए। इसलिए भारत के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बिल पास होना इस बात का सूचक है। पिछले 28-30 वर्षों में समय समय पर कांग्रेस और अन्य दलों ने कोशिश की यह बिल पास हो जाए, पर हर बार यह विफल हो जाता था, पास नहीं होता था। इस बार उनकी नीयत इतनी साफ थी और उन्होंने इस आत्मविश्वास से बिल को आगे बढ़ाया, तो जो दल बिलों को फाड़ते रहते थे, जो दल बिलों के पास होने में रोड़ा अटकाते थे, उन्होंने भी सबने समर्थन किया। लोकसभा में तो जरूर 2 मत वह भी ओवैसी की पार्टी के इस्लाम मतावलंबियों के विरोध में पड़े, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके कारण इस्लाम को उन्होंने दागदार किया है, जो नहीं करना चाहिए था। जबकि बाकी सब मुस्लिम नेता बिल के पक्ष में आए। राज्यसभा में तो पूर्ण बहुमत से 100% वोट जो थे समर्थन में पड़े। यह बिल इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जेंडर भेद नहीं होगा, जेंडर जुल्म नहीं होंगे, बल्कि पूरकता के रूप में हिंदुस्तान चलेगा। आने वाला कल स्वर्णिम अक्षरों में इस बात को लिखेगा कि भारत की समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या अन्य सब क्षेत्रों की व्यवस्था इस बात की प्रमाण है कि नारी को भी पूर्णतः भागीदारी मिल रही है और एक नया भारत, विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत इस बिल में से उभरेगा। सर, अभी हाल ही में स्टालिन ने भी सनातन धर्म को कोरोना, मलेरिया, डेंगू, इस तरह के बयान कई कांग्रेसी नेताओं के आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, भारत का मानवीय तंत्र इस बात का प्रतीक है। अपने अपने मत पर चलो, अन्य सब मतों की आलोचना नहीं, बल्कि उनका भी स्वागत और सम्मान करो। फॉलो योर ओन रिलीजन, रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, नेवर क्रिटिसाइज एंड कन्वर्ट एनी अदर रिलीजन पीपल। मुझे लगता है जिन नेताओं ने सनातन को गाली दी है, उन नेताओं ने अपने माता पिता को भी गाली दी है, अपनी बिरादरी को भी गाली दी है, और उन्होंने तो जो इंडिया नाम का गठबंधन बना INDIA, उसके भी सब नेताओं को गाली दी है। इसलिए विपक्ष के इस गठबंधन को अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि उन्हीं के कुछ सहयोगी दल और उन दलों के नेता, फिर वो केजरीवाल हो, अखिलेश हो, लालू हो या उद्धव हो, वह शरद पवार हो या राहुल हो, प्रियंका हो या फिर दिग्विजय हो, उन्होंने इन सब को कहा है कि तुम कोढ़ हो, डेंगू हो, तुम कीड़े मकोड़े हो। इसलिए इन सब को उन्होंने सरेआम गालियां दी है। अगर इनमें थोड़ा सा भी सम्मान भाव होता, थोड़ा सा भी भारत का संविधान होता, थोड़ा भी लोकतंत्र के बारे में कदर होती, तो ये अपने नेताओं और दलों पर लगाम लगाते। पर उन्होंने ना लगाम लगाकर ये सिद्ध कर दिया कि वह वोट की खातिर कोई भी समझौता करके
और समाज को बांट भी सकते हैं, लड़वा भी सकते हैं और लगे तो गुलाम भी करवा सकते हैं। इसलिए नेताओं का विरोध भारत की एकता और अखंडता का विरोध है, डेमोक्रेसी और मानवता का विरोध है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। यह बहुत ही शर्मनाक कदम उठाया गया है और उन्होंने भारत के संविधान का पूरी तरह से अपमान किया है। इंद्र जी, अंतिम सवाल है मेरा। एक तरफ तो G20 की सफलता, विश्व गुरु की तरफ भारत बढ़ रहा है, दूसरी तरफ चाइना अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाह रहा है। चाइना पर आपका क्या कहना है और G20 की सफलता पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि चाइना एक विस्तारवाद का देश है, जिसने कभी तिब्बत खाया, जो ताइवान की आज़ादी पर ग्रहण लगाने की कोशिश करता है, सिंकियांग उसको गुलाम बनाया, इधर उधर हाथ पसरता हुआ और तिब्बत को हड़पने के बाद उसने भारतीय हिमालय के ऊपर भी कब्जा किया। चीन एक विस्तारवाद है, चाहे आर्थिक विस्तारवाद हो, चाहे राजनीतिक विस्तारवाद हो, चाहे भूमि के विस्तारवाद हो। इसलिए उसी ने डेंगू कोरोना फैलाकर दुनिया के 80 लाख लोग मरवा दिए, परंतु भारत नहीं होता तो शायद ये मौत का आंकड़ा चीन के द्वारा 80 करोड़ भी पहुंच सकता था। भारत ने वैक्सीन और काढ़े देकर और गरीब देश होने पर भी, विकसनशील देश होने पर भी सारी दुनिया को दवाई की और फ्री मदद देकर चीन के इस विस्तारवाद और हिंसा का मुंह तोड़ जवाब देकर चीन को रास्ता दिखाया। ऐसे चीन ने भारतीय हिमालय के अंदर कभी अरुणाचल को लेकर, कभी कैलाश मानसरोवर को लेकर, कभी लद्दाख को लेकर अपना भूभाग बनाने की कोशिश करता है, जिसको भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। परंतु सन 62 से पहले चीनी आक्रमण और पाकिस्तान आक्रमण में पंडित नेहरू जी की गलतियों के कारण एक तरफे युद्ध विराम और ठीक से परिस्थिति का आकलन न कर पाने से हजारों वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान और हजारों हजार वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे में चला गया। संसद का प्रस्ताव है 1-1 इंच चीन और पाकिस्तान से खाली करवाएंगे। आज की हुकूमत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के रूप में, बीजेपी के नेतृत्व में इस ओर तेज गति से कदम बढ़ा रही है। चीन को और विश्व को आश्चर्य है, ऐसी चीनी और हिंसक ताकत को भारत की सेना और भारत की राजनीति मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसी के साथ साथ G20 का आयोजन हुआ। G20 के आयोजन में पूरा विश्व भारत की आतिथ्य को देखकर, उनके विचारों को सुनकर, उनके आचरण को देखकर नतमस्तक हुआ भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के सामने। और विश्व के अंदर भारत ने वो अग्रणी स्पेस धारण कर ली है, जिससे आने वाले कल के अंदर भारत बनेगा और विश्व को भी बनाएगा। भारत चमकेगा, विश्व को भी चमकाएगा। और इसलिए इस समय भारत का यह और अनक्वेश्चन्ड नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी का, उनके व्यक्तिगत भाव को भी और उनके सामूहिक चिंतन को भी सबने पसंद किया। और G20 और विश्व को एक नई और स्पष्ट पहचान G20 में से भारत के प्रधानमंत्री ने दी है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी सब धरती माता के पुत्र पुत्रियां हैं, इसलिए एक हैं। तो इसलिए हम परिवार से भी एक हैं, धरती माँ से भी एक हैं और मदर से भी एक हैं। और इसी के साथ साथ हम सबका भविष्य भी साझा बन जाए तो दुनिया युद्ध मुक्त हो सकती है, हिंसा मुक्त हो सकती है, प्रदूषण मुक्त हो सकती है, अस्वच्छता मुक्त हो सकती है और संसार जो है यह एक दूसरे का सहयोगी बनकर एक विकसित और एक और छुआछूत मुक्त देश बन सकता है, विश्व बन सकता है। यह एक थॉट प्रोसेस पूरे विश्व को
G20 के द्वारा भारत ने दिया है। सर एक अंतिम सवाल है सर, धरती माता की आप बात कर रहे हैं, तो बीजेपी का विचार अखंड भारत का है, पीओ को कब तक? ऐसा है, प्रतीक्षा करिए, बहुत चीज़ें हो रही हैं, बहुत चीज़ें होंगी, परंतु अखंड भारत का अर्थ नहीं है कि हम दुनिया की सीमाएं ख़त्म करके उनका मर्जर करेंगे। जैसे आज कहीं पर यूरोपियन यूनियन है, कहीं अफ्रीकन संघ है, ऐसे एक भारत समूह जो भारतीय संस्कृति आचार विचार से प्रभावित रहा है, यह बने, यह देश की ज़रूरत है और एशिया की भी ज़रूरत है। क्योंकि युद्ध या स्मगलिंग या सीमाओं पर हर समय गोलाबारी या देश के अंदर दंगे, यह अमानवीय कृत्य है। इससे मुक्त और भारत समूह बने और इसी के साथ साथ आने वाले कल के अंदर जो भारतीय भूभाग और भारत की जनता में से लोग दूर चले गए हैं, वह सभी नज़दीक आते हुए और उसी सांस्कृतिक प्रवाह में आते हुए दिखाई देंगे। तो साफ तौर पे इंद्रेश कुमार थे आरएसएस लीडर, जिन्होंने साहब हमसे खास बातचीत की, जिनका कहना था कि भारत अखंड भारत बने। नमस्कार।